रोहिंग्याओं के जो चाल चरित्र चेहरा है, उनकी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, अवैध जो काम है, वो कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। इसी कारण तो अपने स्वयं के देश से वो भागे थे। वास्तविकता ये है कि ये देश विरोधी षड्यंत्र हैं, इनके विरुद्ध सरकार को कठोरतम तरीके से पेश आना पड़ेगा, अन्यथा तो ये धीरे धीरे करके नासुर बनते जा रहे हैं। हिंदू परिषद को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। हम विचार के साथ खड़े हुए हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं। अगर कहीं से भी कोई देश विरोध की बू नजर आएगी हमें, तो विश्व हिंदू परिषद उसका मुकाबला करेगा, वो चाहे अपने ही क्यों न हो। जो राष्ट्रघाती हैं उसके पिछवाड़े के पार एक लात मार करके उसको सीमा पार तो भेजो। अहिंसा परमो धर्म ये मानते हैं हम, लेकिन धर्म हिंसा तथा विचार, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। रोहिंग्याओं को देश से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए लंबे समय से मोदी सरकार तैयारी में है, लेकिन इस बीच एक बयान आना मोदी सरकार के मंत्री की तरफ से और ये कहना कि अब फ्लैटों में रोहिंग्याओं को रखा जाएगा, उनके लिए बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के साथ में सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके बाद बवाल मच गया पूरे देश में। बयान आता है विश्व हिंदू परिषद का, लेकिन खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे लंबे समय से एक रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग चल रही है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार के मंत्री का बयान आना और ये कहना कि उनको फ्लैट में रखा जाएगा, भले ही बैकफुट पर हो सरकार, लेकिन जरूरी या मजबूरी? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे अब क्या कह सकते हैं, लेकिन कई बार ब्यूरोक्रेसी में भी जिहादी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट कोई कम नहीं है। प्लस कभी कभी अब कारण मैं नहीं जानता, वो तो सरकार बताएगी, लेकिन कुल मिला के ये है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था और संपूर्ण देश को हतप्रभ करने वाला था। जैसे ही खबर आई तो हमारे कार्याध्यक्ष ने स्वयं इस बात को संज्ञान लेते हुए और उस पर एक स्टेटमेंट जारी करके और सरकार को चेताया। सरकार का स्वयं का स्टेटमेंट है, गृह मंत्री का, 10 दिसंबर 2020 का। संसद में उन्होंने कहा था कि भाई आखिरकार रोहिंग्याओं को भारत में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और रोहिंग्याओं के जो चाल चरित्र चेहरा है, उनकी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, अवैध जो काम है, वो कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। इसी कारण तो अपने स्वयं के देश से वो भागे थे। आखिरकार ये इनका कैरेक्टर जानते हुए भी और उनकी भारत में आने के बाद उनकी हरकतों को देखते हुए भी, और वो जो घुसपैठिए थे, ये जानते हुए भी आप उनको रिफ्यूजी बता रहे हो, शरणार्थी बता रहे हो। और जो रियल शरणार्थी है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से बेचारे भाग करके, डर करके और वीज़ा लेकर के भारत के अंदर आए और वो शरणार्थी बनना चाहते हैं, शरणार्थी के रूप में आए और शरणार्थी का दर्जा चाहते हैं, वो भारत की नागरिकता चाहते हैं, और वो नागरिकता आपके नेहरू लियाकत समझौते के तहत वैध भी है, तो उनको तो आप नहीं दे रहे और उल्टा रोहिंग्याओं को दे रहे हो। ये तो देश की सिक्योरिटी के साथ भी थ्रेट है, देश के लोगों के साथ भी एक बहुत बड़ा गलत बात है, और साथ ही साथ उन बेचारे जो शरणार्थी हिंदू हैं उनके साथ तो बेहद अन्यायपूर्ण बात है। आप देखिए कि मजनू का टीला की बात हो या देश के अन्य भागों के अंदर हजारों हिंदू शरणार्थी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार कोई सुविधा प्रोवाइड करे उनके लिए और उनकी नागरिकता का भी बंदोबस्त करे। देखिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया, उसमें इतना सारा बवेला हो गया, वो किस लिए बना था भाई? जब आपको यही काम करना था, रोहिंग्या को बसाना था, तो फिर सीए लाने की क्या जरूरत थी? तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और कौन व्यक्ति है जो इसके पीछे था, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय को तुरंत हमारे स्टेटमेंट के बाद में ट्वीट करना पड़ा, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कहने की मुझे लगता है होनी चाहिए। आखिरकार किस तरह की मानसिकता के लोग जो हैं कहाँ छुपे हुए हैं आखिरकार? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जिहाद और जो यूपीएससी जिहाद है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में, तो जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो इन सब चीज़ों को करने के लिए उनको इंस्टिगेट करने का काम करता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। देखिए, सवाल ये बनता है कि लंबे समय से, चाहे हम शाहीन बाग की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात करें, चाहे श्रम विहार की बात करें, रोहिंग्याओं को जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनकी झुग्गी झोंपड़ियों को खाली कराने का काम यूपी से तो खाली हो गया, लेकिन दिल्ली से अभी भी लगातार उन्हें संरक्षण मिल रहा है, और वही केजरीवाल सरकार आज सवाल खड़े कर रही है भाजपा के ऊपर। बड़ा हास्यास्पद है। मैं भी इस बात को देकर के बड़ा दंग था कि आखिरकार हमारे स्टेटमेंट के साथ में आम आदमी पार्टी कैसे खड़ी हो गई। उसके पीछे कारण ये था, देखिए, ये वही आम आदमी पार्टी है कि ये रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशी घुसपैठियों की झुग्गियों में आग लगवाने का काम करती है और उसके बाद उनको राहत राशि भेंट करने का काम करती है, उसको बसाने का काम करती है। आप देखिए कि लगातार मैंने एक सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स देखा कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आग लगती है झुग्गियों में, और पूरी सारी की सारी 100, 150, 200 झुग्गियाँ जल के साफ राख हो जाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति हताहत नहीं होता, एक व्यक्ति नहीं मरता। और ये काम सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ जी, दिल्ली के बाहर भी आसपास के एरिया में कई जगह हुआ।
कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये भी दुनिया जानती है। जी। लेकिन साथ में ये भी देखने वाली बात है कि जो आम आदमी पार्टी आज सरकार के विरुद्ध खड़ी हुई, ये उस समय क्यों नहीं खड़ी हुई जब रोहिंग्याओं को पैसे बांटे जा रहे थे, और आज भी बांट रही है वो तो। भाई वो जो रोहिंग्याओं के लिए रिहेबिलिटेशन कैंप जो है ओखला के अंदर और मदनपुर खादर के अंदर और इधर के कई जगह पर दिल्ली के अंदर यही तो बांट रही है। इनको 10,000 रुपये गिफ्ट दिए अमानतुल्लाह खान ने, सबको पता है, और 10,000 रुपये दिए उनको, राशन की खाने पीने की सारी किट दी, उनको झुग्गियाँ बना के दी, और उसके बाद उनको पक्के घर भी कुछ लोगों को दिए हैं। ऐसा मेरे को 10,000 रुपये भी दिए, 10,000 रुपये दिए हैं, और इसके अलावा और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सेवा सब कुछ चल रही है, अभी भी चल रही है। और अभी भी सरकार पूरी तरह से, उसकी नीयत जो है बड़ी ख़राब है कि वो चाहती है कि इसको किसी तरह से पक्के मकान मिल जाए। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक है। आप देखिए कि ये जो अवैध नागरिक हैं वो भी इनके वोट बैंक है, कमाल की बात है। और ये इन्होंने वोट बैंक बना करके देश की सिक्योरिटी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, ये भी समझने वाली बात है। मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार इस बारे में भी गंभीर एक जांच कमीशन बिठाए कि कौन कौन लोग हैं, कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इन विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण, समर्थन और उनको पालने का काम कर रही हैं और देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो ये जो है ना, देखिए जो लोग विरोध के लिए आज आए वो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए आप स्टेटमेंट जारी करना ये ठीक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का मत है, हमारा शुरू से मानना रहा है, हमारा बाकायदा एक प्रबंध समिति का एक स्टेटमेंट भी हमने प्रस्ताव पारित किया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं, खतरा हैं, इस पर अविलंब विराम लगना चाहिए। इनको त्वरित गति से आइडेंटिफाई करके और उनको सीमा पार खदेड़ देना चाहिए। और ये काम हम शुरू से मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मांग कभी आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने या कोई और जो सेकुलर ब्रिगेड की पार्टियां हैं या कांग्रेस की कोख से जन्मी जो पार्टियां हैं उनमें से कोई बोला क्या? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट तो जारी कर देते हैं, लेकिन अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है, देखिए गृह मंत्रालय का मैं स्वागत करूंगा, उन्होंने तुरंत इस बात को संज्ञान में लेते हुए ये तो कह दिया कि हम ये उनको सरकार का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए एक डायरेक्ट एक एक्शन प्लान जो है उनको सरकार को एक गंभीरता के साथ बनाना पड़ेगा। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये टाइम फ्रेम बना करके रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करो और उनको इकट्ठा करो और उनको डिपोर्ट करो। ये बात आज की नहीं, दशकों पूर्व कही थी। और आप देखिए कि जब पहला खेप रोहिंग्याओं का भारत के अंदर प्रवेश किया था, मुझे याद है संभवतः 2008 की बात है, 2004 की बात है, तो ये जो अपना बसंत विहार के अंदर यूनाइटेड काउंसिल फॉर रिफ्यूजीज़ का एक दफ्तर था, यूनाइटेड हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी का, और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए थे और कई दिनों से मांग कर रहे थे कि हमें रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। हमें जैसे पता लगा, रात को हमने एक स्टेटमेंट जारी करके और बाकायदा एक लेटर मैंने खुद ड्राफ्ट किया था, 40 पेज का लेटर था वो, और पूरा जो ईमेल के माध्यम से हमने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्याय अपने इलेक्शन कमीशन और UN सेक्रेटरी जनरल, UN सिक्योरिटी काउंसिल, उन सबको भेज करके आगाह किया था कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व बिरादरी के लिए खतरा है। उसमें हमने 40 पेज के डॉक्यूमेंट में ये एस्टेब्लिश किया था कि आखिरकार क्यों खतरा है, कैसे खतरा है। तो मुझे लगता है कि अब इन बातों को अब दोबारा से सरकार को एक बार रिकूप करने की ज़रूरत है। जिस तरह की जो घृणित और देश विरोधी और अवैध गतिविधियों में ये लोग लिप्त रहे हैं, आप देखिए जम्मू के अंदर जहाँ ये इनका शिविर लगाया हुआ था इन्होंने, वो तो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के बगल में था, और जो अपना सुरक्षा बलों के जो बड़ा कैंप था उसके बगल में था, वहाँ बम धमाका किसने करवाया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कई बम धमाकों में इनका इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया। तो सरकार को अब जो है डेफिनेट टाइम फ्रेम के साथ में सभी सरकारों को मिल करके और उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करना चाहिए, भारत के बाहर भेजने का अविलंब व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार को उस बात का डर हो कि जब NRC लागू करने की बात अमित शाह ने कही थी तो देश में अशांति फैलाने की कोशिश और कई जगह आगजनी करने की भी हिमाकत लोगों ने की थी? नहीं, वो तो करेंगे ही। देखिए जिनकी जो प्रकृति और संस्कृति वो है तो वो करेंगे। और देखिए जो NTCA प्रोटेस्ट की जहाँ बात करो, जहाँ शाहीन बाग की बात करो, तो शाहीन बाग में कौन लोग बैठे थे? मैंने उस समय बोला था, शाहीन बाग में जो उसमें धरने पर बैठे, जो तथाकथित धरना था, उसमें बैठने वाले लोग भी तो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान ही थे। कई बार मीडिया वालों ने पूछने की कोशिश करी कि इनसे बात करना चाहते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं बात नहीं करेंगे, ये लोग बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा से पता लग जाता, एक्सपोज हो जाते। अब वो 100 रुपये के रोजाना के भाड़े पे आते थे और उनको सिर्फ बीड़ी इकट्ठी करने के लिए बिठाया जाता था और आगे कर दिया जाता था कि माताओं को और वो कौन सी वो दादियों को। वास्तविकता ये है कि ये देश विरोधी षड्यंत्र हैं, इनके विरुद्ध सरकार को कठोरतम तरीके से पेश आना पड़ेगा
अन्यथा तो ये धीरे धीरे करके नासुर बनते जा रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अब जिस हिसाब से आज भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल ने, क्या अब वो रोहिंग्याओं को जो सुविधा दे रहे हैं उस सुविधाओं को बंद करेंगे और उनको बाहर भेजने की मांग करेंगे सरकार से? नहीं, निश्चित रूप से अब इस बात को निश्चित रूप से अब ये बॉल जो है आम आदमी पार्टी के पाले में है, उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा और अमानतुल्लाह जैसे नेताओं को उनको पार्टी से विदा करना पड़ेगा इससे पहले कि वो उनको विदा करें। अगर उन्होंने ये कह दिया तो अमानतुल्लाह इनको छोड़ेगा नहीं, ये बात भी है। आम आदमी इनको ये इस बात का भी डर है, इस बात का अपने अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है कठोरता के साथ पेश आना चाहिए। देश सर्वोपरि है, ये आप बार बार कहते हैं, कुछ करके भी दिखाइए। आखिरकार ये नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भारत सरकार ने गलत किया। आप जो गलत कर रहे हो और आज से नहीं कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, आखिरकार उन बिस बैल को पालने का काम, उनको बिस्सैला बनाने का काम कर कौन रहा है? आखिरकार उनको खाद पानी देने का काम कर कौन रहा है? ये आम आदमी पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। एक जगह नहीं, कई जगह कर रहे हैं। तो आखिरकार निष्पक्ष कहने का विराम लगाना पड़ेगा सरकार को, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। सबको एक साथ मिल करके इस बात को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार ये देश के जो खतरे हैं, देश के लिए चुनौती हैं, उसका मुकाबला में कैसे करना, समेकित तरीके से उसका मुकाबला करना पड़ेगा। डेफिनेट टाइम फ्रेम के साथ इनको बाहर निकालना पड़ेगा और ये जो जिहादी सोच से को एक सॉफ्ट कॉर्नर देने का काम जो कर रही है सरकारें, और जो टैक्स पेयर्स के जो हार्ड अर्न मनी है, जो खून पसीने की कमाई है, उसको रोहिंग्याओं पर एक नया पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। मैंने आज ट्वीट भी किया इस बात को लेकर के कि एक भी पैसा इन रोहिंग्याओं के ऊपर खर्च करते हो तो इसका मतलब आप देश विरोध का काम कर रहे हो, देश के साथ घात कर रहे हो। लेकिन दुर्भाग्य एक और बात भी है। आप देखिए कि कर्नाटक सरकार ने पीछे, मैंने देखा कर्नाटक की और एक और सरकार थी जिन्होंने कि ऐसे रोहिंग्याओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आइडेंटिफाई करके एक जगह बिठाया। तो हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में एक तरह से उन्होंने एक रिटेंशन केंद्र बना दिया उन्होंने। अब वो केंद्र बनाने के बाद में कोई पहुंच गया हाई कोर्ट। अब कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं, ये सिंस दे आर द फॉरेन नेशनल्स, यू हैव टू गिव देम द ट्रीटमेंट लाइक ए फॉरेन नेशनल, यानी उनको 5 स्टार होटल में रखो। बड़ी विचित्र स्थितियां भी पैदा होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को समेकित तरीके से राज्य और केंद्र सरकारों को मिल करके ये प्रयास करना पड़ेगा, गंभीरता से इन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। लेकिन मजनू के टीला की आपने जैसे जिक्र किया, पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी देश में आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, बाकी और भी देशों से जैसे अफगानिस्तान से आते हैं, तो क्या उनको शरणार्थी या फिर उनको सुविधा देने पर कभी केजरीवाल सरकार या केंद्र सरकार विचार क्यों नहीं करती है? ना उनको दिल्ली से पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है और ना ही रहने के लिए आवास मिलता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमने कई बार कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस में स्टेटमेंट तो जारी किए हैं, लेकिन किया कुछ नहीं है उनके लिए। जितना पैसा और जितना स्वागत इन्होंने रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए किया, उनमें से 5% भी शरणार्थी हिंदुओं के लिए नहीं किया। और मैं कहता हूँ भारत सरकार की जहाँ तक बात है तो भारत सरकार ने कदम तो उठाए हैं निश्चित रूप से। उन्होंने बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री को भेज करके, हमने साथ में बैठ करके उनका आइडेंटिफाई करके उनको डॉक्यूमेंट बनवाए और डॉक्यूमेंट बनवा के काफ़ी लोगों को उनको कुछ वीज़ा देने का काम, परमानेंट वीज़ा देने का काम, कुछ लोगों को नागरिकता देने का काम, वो प्रोसेस भी शुरू करवाया। बाकायदा होम मिनिस्ट्री ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज करके वहाँ पर काम किए हैं। लेकिन उस काम को बहुत तेज़ गति के साथ में और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। नहीं तो काफ़ी सारे जो शरणार्थी हिंदू हैं वो तो बेचारे भारत छोड़ के वापस चले गए। वो कह रहे यार यहाँ से तो वहाँ ठीक थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब इनको विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन मिल करके उनको सारी तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम प्रत्येक पीड़ित हिंदू के साथ खड़े हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन हमारी अपेक्षा भारत सरकार से भी है और राज्य सरकारों से भी है कि आखिरकार ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ न निर्माण हो जिसमें कि आपका यूएन कन्वेंशन जो रेफ्यूजी वाला है कि भाई हम कोई शरण देते हैं किसी को, तो अगर कोई शरणागत आता है तो हम उसको शरण देते भी हैं, उनकी रक्षा करते भी हैं और साथ में उनका लालन पालन भी करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान करते हुए, उस कन्वेंशन का पालन करते हुए इन सब लोगों को भी सहायता करनी चाहिए हर तरह से। और वैसे भी नेहरू का समझौते का भी पार्ट है कि आपको सिटीजनशिप भी देनी पड़ेगी, तो वो भी देनी चाहिए इनको। उसके उलट इन बिस बैल को पाल रहे हो, वो ठीक नहीं है। आखिरी सवाल, क्या केवल केंद्र में बहुमत में सरकार है, कुछ भी डिसीजन ले ले, क्या वो सही माना जाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से इस फैसले का विरोध हुआ और बहुसंख्यक समाज और हिंदू संगठनों की विचारधारा को भी ध्यान में रखना होगा, या फिर समाज जागरूक हुआ है जिस हिसाब से आज विरोध हुआ है? देखिए, बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है जी। हम विचार के साथ खड़े हुए हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं। अगर कहीं से भी कोई देश विरोध की बूंद नज़र आएगी हमें, तो विश्व हिंदू परिषद उसका मुकाबला करेगा, वो चाहे अपने ही क्यों ना हो। ये तो हमारे गीता में भी कहा गया ना कि अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था कि तेरे सामने सब सारे रिश्तेदार खड़े हैं, लेकिन फिर भी मारना तेरा धर्म है।
प्रश्न ये है कि धर्म की रक्षा करना और धर्मो रक्षित रक्षिता विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है। तो अब हमें ये लगा कि अब चाहे सरकार किसी की भी है, विरोध करना पड़ेगा हमें और इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। इसलिए हम आगे और हम आगे करते रहेंगे इस बात को। लेकिन साथ साथ हम सभी सरकारों से भी निवेदन करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रघाती हैं उनको कम से कम गोली नहीं मार सकते, तो उसके पिछवाड़े के पार एक लात मार करके उसको सीमा पार तो भेजो। इतना तो आप कर सकते हैं कम से कम। रोहिंग्याओं से जो सबसे ज़्यादा खतरा मानते हैं वो हिंदुओं को है, हिंदुस्तान को है? देखिए ये संपूर्ण भारत को खतरा है, सिर्फ हिंदुओं को नहीं है। हिंदू तो खतरे से हमेशा से लड़ता रहा है और हिंदू पौरुष के लिए जाना जाता है। हिंदू समाज किसी के ऊपर आक्रमण भी नहीं करता, लेकिन अगर कोई आंख उठा के देखता है तो उसकी आंख फोड़ना भी जानता है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ भी कई जयचंद पैदा हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि हम अपने धर्म के मार्ग पर चलेंगे और प्रत्येक भारतवासी को नहीं, विश्व के प्रत्येक नागरिक को धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश भी करेंगे, चाहे वो किसी भी मतपंथ संप्रदाय का है। हम चाहते हैं कि भारतीयता से जुड़े, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त पर जो भाषण दिया था, बड़ा गजब का भाषण था। और उस बात की अगर बिंदु देखो तो भाई पूरे विश्व को अगर भारतीय दर्शन और हिंदुत्व का दर्शन अगर किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है, जिसके कारण पूरे विश्व की जो जय जयकार होने वाली है। तो मुझे लगता है कि उस विचार पर आना पड़ेगा, उस मानवता के विचार पर आना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर आना पड़ेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात पर आना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहते रहो कि भाई अहिंसा परमो धर्म और आगे के वाक्य को डिलीट कर दो। अहिंसा परमो धर्म ये मानते हैं हम, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए।